राधे राधे दोस्तों। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 सॉल्व करने वाले हैं। मतलब अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म करेंगे। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी भी बोलूंगा, आपको क्या करना है, फॉर्मूला पर फोकस करना है। ठीक है, इस सारा चैप्टर फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करेंगे, देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री। आपको क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। अब कैसे निकाले, क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ एन इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 5 टाइम्स इज एक्सपेक्टेड, एज्यूम 360 डेज इन ईयर। अब यहाँ क्या बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है। मतलब अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला यूज करता हूं तो मैं एवरेज इन्वेंट्री आराम से निकाल सकता हूं। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री पीरियड। आपको क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री पीरियड डिटरमाइन करना है। इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 80,000। ठीक है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, मतलब आपको क्या समझा कि अगर आपको फॉर्मूला आता है आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऊपर डाटा क्या दिया है, टोटल सेल जो कि क्रेडिट है, ऑल सेल्स आर क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिट सेल है, कितना 6,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 15% है। करंट रेशियो 2.5 दिया है। देखिए ये क्यों दिया है, क्यों, इसका भी कोई ना कोई यूज होगा, उसी कारण करंट रेशियो दिया है। फर्म्स करंट लाइबिलिटीज आर 96,000, इन्वेंट्री 48,000, कैश 16,000 दिया है। अब इतनी चीजें हमारे पास है, हम क्या करेंगे, हम सभी चीजों को यूज करेंगे और आंसर को बनाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या बोलता है पार्ट, फॉर्मूला क्या यूज होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब ना मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में देखता हूँ कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें जो गिवन है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया है, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 है, इज इक्वल टू। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करता हूँ तो जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब यहाँ सेल कितना है, 6,40,000, माइनस 15% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो मैं माइनस करूँगा, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो कि मुझे क्या करना है, निकालना है। ओके, अब ये माइनस करो, 6,40,000 माइनस 15%, तो ये आ जाएगा 5,44,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इससे आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करो 5 से। ओके, तो ये आ जाएगा 1,08,800, ये आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या है, डिटरमाइन एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, ये हमें निकालना है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, देखिए अब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, कैसा, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल
एवरेज रिसीवेबल। अब रिसीवेबल मतलब क्या, डेटर, ओके। एवरेज डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर, ओके। फॉर्मूला क्या है, एवरेज डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू डेज इन अ ईयर, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ओके। अब ना मेरे पास क्या क्या चीजें है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब ना मेरे पास क्रेडिट सेल है, कितना है, 6,40,000, और डेज इन ए ईयर भी है, दैट इज 365। अब एवरेज डेटर, अब एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं, एवरेज डेटर वो निकालना पड़ेगा ना मुझे। एवरेज डेटर मतलब कैसे निकालते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। अब मेरे पास ना ओपनिंग डेटर है, कितना है, 80,000 है, प्लस अब क्लोजिंग डेटर नहीं है भाई साहब। अब कैसे निकाले, कैसे निकाले क्लोजिंग डेटर, कैसे निकाले, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो अभी चीजें हैं बट क्लोजिंग डेटर नहीं है, वो कैसे निकाले। तो उसके लिए ना आपको ना क्या करना पड़ेगा, करंट असेट निकालना पड़ेगा। देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, देखिए अब मेरे पास ना क्या क्या दिया है, मैं आपको यहाँ थोड़ी कहानी बताता हूँ, स्टोरी क्या क्या हुई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करो, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, रट्टा मत मारो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आपको पता है क्या, एक करंट असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, करंट असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश होता है इंक्लूड, उसके बाद इन्वेंट्री होता है, उसके बाद डेटर, उसके बाद अदर करंट असेट, अदर करंट असेट, ठीक है, उसके बाद बैंक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि शॉर्ट टर्म है वो करंट असेट में इंक्लूड होती है। बट ना इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया है, कैश दिया है, इन्वेंट्री दिया है, बट डेटर नहीं दिया है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है, डेटर दिया नहीं है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रख सकता हूँ क्या, अगर मैंने करंट असेट का बैलेंस निकाला तो मैं क्या करूँगा, कैश को माइनस करूँगा, इन्वेंट्री को माइनस करूँगा, और जो भी रिमेनिंग बैलेंसिंग होगा वो डेटर कहलाएगा, क्लोजिंग डेटर कहलाएगा, ठीक है। कहानी समझे ना, आपको क्या है कहानी, कि करंट असेट में ना ये चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या, कैश, इन्वेंट्री, डेटर, ऐसे चीज़ें इंक्लूड होती है। अब मेरे पास क्या है, कैश है, इन्वेंट्री है, तो मैं क्या करूँगा, करंट असेट में से अगर मैं कैश को माइनस करूँगा, इन्वेंट्री को माइनस करूँगा, तो डेटर मेरे पास आ जाएगा, ओके। तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, करंट असेट निकालता हूँ। अब करंट असेट निकालता हूँ, ठीक है, तो यहां लिख लेता हूं कंप्यूटेशन ऑफ करंट असेट, ठीक है। अब करंट असेट कैसे निकाले, यहां क्या है, करंट रेशो का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि करंट रेशो दिया है तो मैं क्या करूंगा, करंट रेशो का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है करंट असेट का, ओके। अब करंट रेशो मेरे पास कितना है, 2.5। अब करंट रेशो, हाँ रेशो है 2.5, करंट असेट मुझे निकालना है, और करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी है, मेरे पास करंट लायबिलिटीज है 96,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास करंट असेट आ जाएगा कितना, 96,000 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 2,40,000 आ जाएगा। अब 2,40,000 आ गया ना। अब ना देखिए अब कितना आया, 2,40,000 करंट असेट आ गया, ओके, करंट असेट आ गया। अब मेरे पास क्या है, कैश का बैलेंस कितना दिया है, 16,000, इन्वेंट्री का दिया है 48,000,
तो मैं डेटर का ना बैलेंसिंग फिगर से निकालता हूँ। ओके, तो करो 2,40,000 माइनस 16,000 माइनस 48,000, तो मेरे पास डेटर आ जाएगा 1,76,000। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, क्लोजिंग डेटर आ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1,76,000। अब करो। ओके, तो मेरे पास एवरेज डेटर आ गया 1,28,000। तो यहाँ लिखेंगे एवरेज डेटर 1,28,000। अब सॉल्व करो फॉर्मूला को। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ जाएगा, 73 डेज। सॉरी, यहाँ 360 डेज है, 360 डेज है। ओके, 360 डेज है, तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा 72 डेज। ओके, देखिए कहानी कहाँ से शुरू हो गई। कहानी ना, हमें ना क्लोजिंग डेटर चाहिए था, तो हमने क्या किया, अब क्लोजिंग डेटर कैसे निकालें, उसके लिए स्टोरी क्या है। देखिए क्वेश्चन में ना करंट असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश होता है, इन्वेंट्री होती है, डेट, ऐसे सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। मेरे पास कैश है, इन्वेंट्री है, तो मैं डेटर ना बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे करंट असेट निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, करंट रेशो दिया था, तो करंट रेशो की मदद से मैंने करंट असेट निकाला। करंट असेट निकालने के बाद मेरे बैलेंसिंग फिगर से डेटर निकाला, और डेटर यहाँ पुट करके मैंने एवरेज डेटर निकाला और यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूला में, और मेरा आंसर निकल के आ गया, दैट इज 72 डेज। ओके, इसी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 भी खत्म हो चुका है। अब आगे की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 की रीडिंग करते हैं। ओके, अब 2 में ऐसा क्या है वो देखते हैं। देखिए 2 में, अब 2 जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी फॉर्मूला पर बेस्ड है, सब फॉर्मूले में है। इस चैप्टर में ना सब फॉर्मूला है, सब सब सब। ओके, तो एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है, कंप्यूट डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। ठीक है, डिविडेंड यील्ड निकालना है इक्विटी शेयर पे। उसके बाद कवर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, सब फॉर्मूला पर बेस्ड है। मैंने पहले ही आपको बोला है, अगर फॉर्मूला आता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज डिफिकल्टी पैदा होगी। अब ना डाटा रीड करते हैं क्या क्या दिया है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट, एक मिनट, किधर गया। हाँ, अब डाटा रीड करते हैं। ओके, क्या क्या है देखिए, क्या दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है बीटा लिमिटेड का, इक्विटी कैपिटल दिया है 8 लाख, 9% शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 3 लाख। उसके बाद सेकेंड पेज पे क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 2,70,000, डिप्रिसिएशन 60,000 दिया है, इक्विटी डिविडेंड 20% है, मार्केट प्राइस 40 है। इतनी चीजें दी है, मतलब सारी चीजें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला में। ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे और समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने ना क्या किया है, फॉर्मूला लिख लिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में कौन से फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। देखिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जैसे फर्स्ट क्या बोला है, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, इसका फॉर्मूला कैसे है, अब इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, डिविडेंड यील्ड, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे डिविडेंड पर शेयर, मतलब फर्स्ट डिविडेंड है तो ऊपर डिविडेंड लिखेंगे। उसके बाद है इक्विटी शेयर्स, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर से करेंगे। ओके, इतना करेंगे, मतलब क्या, डिविडेंड ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर से करेंगे, इनटू 100 करेंगे। ओके, अब दूसरा क्या है, डिविडेंड कवरेज रेशो। अब डिविडेंड कवरेज रेशो के 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट आता है इक्विटी और सेकेंड आता है प्रेफरेंस। मतलब
हम इक्विटी से भी निकाल सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर से भी निकाल सकते हैं। ओके, डिविडेंड कवरेज रेशो। तो फर्स्ट हमें अगर इक्विटी से निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, अब जब भी हम ऐसा यूज करते हैं वर्ड दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसका ये मतलब होता है ना कि वो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका है अर्निंग आफ्टर टैक्स में से, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसी को क्या बोला जाता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, मतलब आपको पता है ना कि कंपनी में क्या होता है ना, फर्स्ट जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया तो बचा क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिविडेंड पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर को वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये किससे किया, इक्विटी से किया। अब सेकंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो क्या बोला जाता है। अब प्रेफरेंस में क्या किया जाता है, सिंपल सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिंपल सा क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इसमें ना हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय डिविडेंड पेएबल पर शेयर शेयर होल्डर को लिखेंगे। ओके, अब थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसी को क्या बोला जाता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो। अब प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ओके, जो हमने ऊपर निकाला है उसी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशो। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब ना क्या करते हैं, अब वो सिर्फ फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट में लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। अब मुझे फर्स्ट क्या निकालना है, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। ओके, ये निकालना है। तो मैं फर्स्ट क्या करूँगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर। ओके, ऐसा करूँगा। अब ना क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि इक्विटी का डिविडेंड कितना है, 20% है, 20%। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक शेयर की फेस वैल्यू से 20% को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स कितना है, 10 ईच, मतलब एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर डिविडेंड निकालूंगा 20%, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर, मतलब डिविडेंड एक शेयर पे। ओके, तो मैंने निकाला। डिवाइड बाय क्या करूँगा, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया है, 40 दिया है, इंटू 100 करूँगा तो आ जाएगा आंसर। ओके, तो करो, तो ये आ जाएगा 5%। 5% आ गया। अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्या बोला है, डिविडेंड कवरेज रेशो निकालना है। अब इसमें क्या आता है, फॉर इक्विटी और फॉर प्रेफरेंस। ओके, क्वेश्चन ने बोला है इक्विटी पर भी निकालना है और प्रेफरेंस शेयर्स पर भी निकालना है, तो मैं फर्स्ट इक्विटी पर निकालता हूं। अब इक्विटी पर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, अब इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं बोला है कि डिविडेंड
पर शेयर ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो क्या बोला है, डिविडेंड कितना देना है टोटल शेयर्स पे, ये बोला है। ओके, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स देखो कितना है, कितना है 2,70,000 माइनस, अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकाले, प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकाले, तो हमेशा याद रखना, जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो भी ये रेट होता है ना फर्स्ट 10, 8, वही रेट हम डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वही रेट हम क्या करेंगे, डिविडेंड पेड करने के लिए यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बोला है, 9%, यानी कि 9% रेट ऑफ डिविडेंड है, इनटू अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 3 लाख, तो मैं 3 लाख से करूंगा। ओके, डिवाइड बाय क्या करना है, डिविडेंड पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 8 लाख, इनटू अब रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इक्विटी पे 20%, इंटू 20%, तो करो इसको सॉल्व करो, यहां आ जाएगा 2,70,000 माइनस 3 लाख इंटू 90%, तो यह आ जाएगा 27,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 20% आ जाएगा 1,60,000। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1.51, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, 1.51 टाइम्स हमारा रेशो आ जाएगा, किसका, इक्विटी का। अब ना प्रेफरेंस का निकालते हैं। ओके, प्रेफरेंस का निकालते हैं। अब प्रेफरेंस का कैसा है, सिंपल है, क्या है यहाँ देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 2,70,000, सिंपल सा है, डिवाइड बाय डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब कितना है डिविडेंड, हमने यहां निकाला था कितना, 3 लाख इंटू 9%, यानी कि 27,000 डिवाइड बाय 27,000, तो यह आ जाएगा 10 टाइम्स। ओके, एक बार चेक करता हूं, हाँ वही आ जाएगा। अब ना थर्ड फॉर्मूला यूज करते, क्या है, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, यहां देखिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो यहां लिख लेता हूं मैं, अर्निंग पर शेयर, वो कैसे निकालते, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। हमने यहां ऊपर ही निकाला था इक्विटी की केस में, कितना आया था 2,70,000 माइनस 27,000, तो 2,43,000। देखिए हमने यहाँ ना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाला है। ओके, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ना 8 लाख का कैपिटल है, ओके, और फेस वैल्यू है 10, तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 3.0375 आ जाएगा। अब लास्ट क्या है, क्या निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशो निकालना है। ओके, प्राइस अर्निंग रेशो निकालना है। अब प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। देखिए, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो मेरे पास मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है 40 है, अर्निंग पर शेयर कितनी है, ऊपर ही मैंने निकाला है 3.0375, ठीक है, तो डिवाइड करके देखो तो यह आ जाएगा 13.16, इतना मेरा टाइम्स, इतना मेरा क्या आ जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगा। ओके, हाँ,
देखिए इसी तरह से हमने ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 भी खत्म कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम रीडिंग करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रिपेयर समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23। पी एंड एल प्लस बैलेंस शीट निकालनी है। ओके, अब यहाँ देखिए फिक्स्ड असेट की वैल्यू दी है 26 लाख, मतलब ओपनिंग फिक्स्ड असेट दिया है कितना, 26 लाख दिया है। ओके ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ना डाटा क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज। यहाँ ना सारे ऐसे एलिमेंट दिए हैं जिससे हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, ऐसा दिया है इधर। ओके कोई बात नहीं, आराम से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ क्या बोला है, ऑल सेल और ऑन क्रेडिट, मतलब सारा जो सेल है वो क्रेडिट है। अब यहाँ मेरे पास देखिए फिक्स्ड असेट की वैल्यू है। ओके मेरे पास फिक्स्ड असेट की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां भी फिक्स्ड असेट का रेशो है वहां वहां मैं फिक्स्ड असेट की वैल्यू पुट करूंगा एंड अमाउंट निकालूंगा। जैसे कि एग्जांपल, अब यहाँ क्या बोला है, फिक्स्ड असेट टू सेल इज 1:3। ठीक है ऐसा दिया है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्वेश्चन से ही फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ क्या बोला है, फिक्स्ड असेट टू सेल्स, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड असेट ऊपर लिखूंगा और डिवाइड बाय सेल करूंगा और यहाँ इज इक्वल टू 1/3 करूंगा, और मेरे पास फिक्स्ड असेट की वैल्यू है, मैं यहाँ पुट करूंगा एंड सेल निकालूंगा। ओके ऐसा करूंगा। अब ऐसे करते करते मैं सारे वैल्यू निकालूंगा। मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में ना मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं और अभी भी बोलूंगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ग्रिप लानी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अदरवाइज डिफिकल्टी निर्माण हो सकती है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने ना आ पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पर फोकस करना है। ओके तो क्या करते हैं, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ हम बहुत अच्छे से और मजे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 का फॉर्मेट बना लिया है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट निकालो। ओके तो हम उतना ही निकालेंगे, बट ऐसे ने क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट निकाला है जो कि निकालने की जरूरत नहीं थी। ओके इसे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है यार, बहुत ही सिंपल है, बट ऐसे ने क्या किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, इतना भी नहीं किया है। अब ना मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अमाउंट लिखता हूँ जो मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में। जैसे कि फिक्स्ड असेट क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, एक मिनट में चेक करता हूँ कितनी है, 26 लाख गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ना इसके अलावा ना मुझे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ने कोई भी वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू दी है। तो मैं क्या करूँगा, एक आइडिया बनाऊंगा कि जो फॉर्मूला, जैसे कि एग्जांपल यहाँ क्या बोला है, फिक्स्ड असेट टू सेल, फिक्स्ड असेट टू करंट असेट, तो जिसमें भी फिक्स्ड असेट का वैल्यू का जिक्र किया है वो मैं यूज़ करूँगा। ओके जैसे कि यहाँ क्या बोला है, फिक्स्ड असेट टू सेल्स का रेशो दिया है 1:3, तो यहाँ क्या जिक्र किया है, फिक्स्ड असेट, तो मैं क्या करूँगा, फिक्स्ड असेट जिक्र किया है तो वो यहाँ लिखूंगा और फॉर्मूला बनाऊंगा और वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, अब कैसे आपको बताता हूँ। ओके यहाँ क्या बोला है, फिक्स्ड असेट टू सेल्स कितना दिया है, 1:3 दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, इससे फॉर्मूला बनाऊंगा। कैसे, फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड असेट, तो यहाँ लिखूंगा फिक्स्ड असेट, उसके बाद आगे क्या है, सेल, तो डिवाइड बाय सेल करूंगा, इज इक्वल टू 1/3, ऐसा करूंगा, बन गया फॉर्मूला। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, देखो और लिखो, देखो और लिखो और वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर करो। ओके अब यहाँ फिक्स्ड एसेट कितना है, 26 लाख, तो यहाँ लिख लेता हूँ 26 लाख
डिवाइड बाय कितना, सेल, सेल मेरे पास नहीं है तो एज इट इज लिख लेता हूँ, सेल इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ सेल की वैल्यू निकालो, 26 लाख इंटू 3 करो, आ जाएगी सेल की वैल्यू कितनी, 78 लाख। अब ना क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऑल सेल्स आर क्रेडिट, मतलब क्वेश्चन में कैश सेल्स नहीं है, यानी कि ये जो सेल है ना वही सेल है, एज इट इज, दैट इज क्रेडिट सेल। ओके, अब मेरे पास ना सेल आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा पता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोड डाउन, ऐसे आता है। ओके, अब ना ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 78 लाख इंटू 15%, ऐसे लिखूंगा। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 11,70,000। अब ना देखिए, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली मिल रहा है तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाऊंगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। बट क्वेश्चन ने क्या किया है, आईसीए ने क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट निकाला है। क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। भाई अगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है तो सेल में यूज करो ना और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है। तो हम क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए एग्जामिनर ना मार्क देगा, उसे देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, पी एंड एल। अब पी एंड एल में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोड डाउन आता है, तो मैंने वही लिखा है ना, तो वही मैं यहाँ लिखूंगा, दैट इज 78 लाख इंटू ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दैट इज 15%, तो मेरे पास आ गया 11,70,000। अब इसी तरह से मैं नेट प्रॉफिट में भी निकालूंगा, कैसे, टू नेट प्रॉफिट कितना बोला है, 8% ऑफ सेल्स, यानी कि 8% इंटू 78 लाख, तो करो 78 लाख का 8%, यह आ जाएगा 6,24,000, ऐसे आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें मेरे पास आ गई। अब ना मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूंगा। जैसे क्या बोला है कि फिक्स्ड असेट टू करंट असेट रेशियो दिया है 13:11, तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोला है, फिक्स्ड असेट टू करंट असेट कितना दिया है, 13:11। तो सेम जैसे हमने ऊपर का फॉर्मूला बनाया ना, सेम इधर भी बनाएंगे। कैसे, फिक्स्ड असेट को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय करेंगे करंट असेट को, और इज इक्वल टू कितना, 13/11। अब फिक्स्ड असेट की वैल्यू कितनी है, 26 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 26 लाख। करंट असेट पता है क्या, नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे करंट असेट, और इज इक्वल टू 13/11। अब करंट असेट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, कैसे, करंट असेट इज इक्वल टू 26 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 11 डिवाइड बाय 13, तो मुझे पता चल जाएगी, तो यह आ जाएगी 22 लाख। करंट असेट की वैल्यू 22 लाख आ गई। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ करंट असेट 22 लाख। अब मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो यहाँ लिखूंगा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 26 लाख, जो कि क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब ना आपको पता है क्या, करंट असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेटर, और क्या होता है, स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, और कैश, इतनी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ओके, हाँ, अब मुझे करंट असेट पता चल गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे क्या बोला है, करंट रेशो दिया है, करंट रेशो। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास करंट रेशो कितना है, 2/1 है, और करंट असेट मैंने अभी निकाला है 22 लाख, और करंट लायबिलिटी मेरे पास नहीं है, तो मैं एज इट इज लिखूंगा करंट लायबिलिटी।
देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं। ऐसा कुछ रट्टा मार रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे क्वेश्चन ने दिया है वैसे ही जा रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो मेरी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 11 लाख। सिंपल है बहुत, 11 लाख। तो यहाँ लिखेंगे करंट लाइबिलिटी 11 लाख। अब आगे बढ़ते, आगे क्या बोला है, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी कितना बोला है, 2:1 बोला है। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बनाएंगे कैसे, लॉन्ग टर्म लोन ऊपर लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी नीचे लिखेंगे, और क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, ऐसा करेंगे। अब लॉन्ग टर्म लोन मेरे पास नहीं है तो मैं एज इट इज लिखता हूँ लॉन्ग टर्म लोन। अब करंट लाइबिलिटीज मैंने अभी ऊपर निकालना है 11 लाख, तो यहाँ लिख लेता हूँ 11 लाख इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ निकालो लॉन्ग टर्म लोन, कैसे, लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 11 लाख डिवाइड बाय 1, यानी कि 22 लाख का मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ लिख लेता हूँ लॉन्ग टर्म लोन 22 लाख। ओके, ऐसा लिखूंगा। अब ना मेरे पास देखिए, अगर मैं यहाँ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस निकालता हूँ ना, तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म है। ओके, तो यहाँ लिख लेता हूँ शेयर कैपिटल और नीचे लिख लेता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, इतना लिख लेता हूँ ऐसे। अब ना सेकेंड पेज पे मैं इसका सेकेंड पेज लेता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे दिया है। कितना दिया है, 1:4 दिया है। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला बना लूँ तो ऐसे बनेगा, शेयर कैपिटल ऊपर डिवाइड बाय रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, ऐसे बन जाएगा। अब ना यहाँ देखिए एक्चुअली क्या बोल रहा है वो समझिए। क्या बोल रहा है, मतलब इसका रेशो दिया है, यानी कि कैसे, देखिए शेयर कैपिटल है 1 डिवाइड बाय 5 है, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 4 डिवाइड बाय 5 है। ऐसा है, कैसे समझे, जैसे आपको ना, जैसे अगर 3 पार्टनर है A B C, तो उनका अगर रेशियो है 1:2:3 ऐसे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये का कितना है 1, और टोटल कितना 1 + 2 + 3 तो 6। ए का रेशियो कितना है, ए का शेयर 1 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो कितना है 1:4, यानी कि शेयर कैपिटल का सेपरेट रेशियो कितना है 1 डिवाइड बाय 5, यानी कि 1 + 4 5, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो ये रेशियो दिया है ना क्वेश्चन में, सारे ऐसे ही दिया है, यानी कि शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1:4, यानी कि सेम ऐसे समझो, ए और बी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है 1:4, सेम ऐसे दिया है। ए को शेयर कैपिटल मानो, बी को रिजर्व एंड सरप्लस मानो, ठीक है, ऐसे दिया है। तो मैं अगर सेपरेटली लिखता हूँ शेयर कैपिटल का, तो उसका रेशियो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5, और रिजर्व एंड सरप्लस का कैसे आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 5, ऐसे आ जाएगा। ओके,
अब ना नेटवर्थ किसे कहते हैं वो समझिए। सेकंड चीज क्या है, नेटवर्थ। नेटवर्थ में ना शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है नेटवर्थ में। ओके, क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये किस में आता है, नेटवर्थ में आता है। ओके, ये आता है नेटवर्थ में। अब नेटवर्थ को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। ओके, तो नेटवर्थ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला है नेटवर्थ का। ओके, नेटवर्थ मतलब क्या, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस हो। और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहां निकालेंगे नेटवर्थ कितनी है। तो टोटल असेट देखो, अब टोटल असेट कितनी है, यहां देखिए 26 लाख प्लस 22 लाख, तो करो कैलकुलेटर पे, 26 लाख फिक्स्ड असेट और 22 लाख करंट असेट, तो ये आ जाएगा 48 लाख का मेरा टोटल असेट। अब टोटल लाइबिलिटीज, अब टोटल लाइबिलिटी लेना है, ठीक है, लाइबिलिटी लेना है। अब आपके मन में ऐसा भी विचार आ सकता है कि सर ना, अगर मैं टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करूंगा तो जीरो आ जाएगी ना वैल्यू, क्योंकि दोनों साइड की टोटल तो इक्वल रहती है, इक्वल रहती है। बट हम क्या कर रहे हैं, टोटल लाइबिलिटी में ना शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस नहीं है ना। ओके, नहीं है उसमें इंक्लूड, सिर्फ लाइबिलिटी है, सिर्फ लाइबिलिटी है। ओके, तो यहाँ देखो करंट लाइबिलिटी कितनी है, 11 लाख, तो कैलकुलेटर पर करो 11 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 22 लाख, 22 लाख, यानी कि मेरी टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी 33 लाख। ओके, ऐसा, तो 48 लाख माइनस 33 लाख करो तो नेटवर्थ आ जाएगी 15 लाख, ऐसे आ जाएगी। ओके, अब मेरे पास नेटवर्थ आ गई कितनी, 15 लाख। अब क्या करना है मुझे, इसे बांटना है, शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में बांटना है। रेशो कितना है, 1:4, बांटो 1:4 में। 15 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो यह आ जाएगा 3 लाख शेयर कैपिटल और यह आ जाएगा 12 लाख। तो यहाँ लिखो 3 लाख प्लस 12 लाख, 3 लाख प्लस 12 लाख। अगर आपको ये समझा नहीं है, ठीक है, अगर आपको ये समझा नहीं है तो और एक ट्रिक बताता हूँ, वो कैसे, देखिए। आप सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, हमने निकाला ये भी भूल जाओ। अब ना आपके पास देखिए, ये भूल जाओ, आपके पास क्या है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस निकालना है। अब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ना आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर से निकालो। ओके, बैलेंसिंग फिगर से निकालो, ये टोटल करो, टोटल कितनी आती है इसकी, 26 लाख प्लस 22 लाख, इसकी आती है 48 लाख। ओके, टोटल आती है 48 लाख, माइनस करो 22 लाख, माइनस करो 11 लाख, तो ये आ जाए 15 लाख। 15 लाख आया ना, 15 लाख आया ना, यहाँ 15 लाख आया। तो इसको 1:4 में बांटो, 1:4, 1 किसका है, शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का 4, तो आ जाएगा 3 लाख प्लस 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा। ओके, अब ना मुझे डेटर प्लस स्टॉक प्लस कैश भी निकालना है। ओके, वो भी निकालना पड़ेगा। तो ऊपर देखो, ऊपर कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या जिसके कारण हम डेटर निकाल सकते हैं, डेटर या फिर स्टॉक निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? देखिए क्या बोला है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या बोला है, 6% ऑफ वर्क कॉस्ट है। अब ना मैं स्टॉक निकालता हूं। ओके, वर्किंग नोट टू स्टॉक कैलकुलेशन। अब स्टॉक क्या बोला है, 6% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला है, वर्क कॉस्ट ऐसे बोला है।
ओके। अब ना वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए। वर्क कॉस्ट मतलब सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करो, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। तो मेरे पास सेल कितना है 78 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 11,70,000, मैंने ऊपर निकाला हुआ है। माइनस करो 78 लाख माइनस 11,70,000, तो आ जाएगा 66,30,000 मेरा क्या वर्क कॉस्ट। अब मैं क्या करूँगा 6% इंटू 66,30,000 करूँगा, तो ये आ जाएगा 3,97,800। ओके, ये क्या आया स्टॉक आया, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्टॉक 3,97,800। अब डेटर निकालना है मुझे। ओके, अब डेटर के लिए कुछ बोला है क्या, डेटर के लिए देखो कुछ बोला है क्या ऊपर, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोला है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड बोला है, डायरेक्ट वेजेस बोला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम बोला है, और कुछ बोला है क्या, डेब्ट कलेक्शन पीरियड बोला है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला है, और कुछ ऐसे बोला है कि जिसके कारण मैं निकाल सकता हूँ मेरा डेटर। ओके, ठीक है। अब ना ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ फॉर्मूला यूज करता हूँ, कौन सा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड यूज करता हूँ। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये फॉर्मूला में यूज करता हूँ। अब ये क्या बोलता है फॉर्मूला, एवरेज कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल यानी कि डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू डेज इन अ ईयर, इनटू डेज इन अ ईयर, ये फॉर्मूला में यूज करता हूँ। ओके, अब मेरे पास डेज इन अ ईयर कितना बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मैं 365 डेज मान लेता हूँ। अब डेटर, डेटर तो मुझे निकालना है, और क्रेडिट सेल, अब मेरे पास क्रेडिट सेल कितना है 78 लाख का क्या है क्रेडिट सेल, जो कि क्वेश्चन में ही बोला है कि 78 लाख का मतलब ऑल दी सेल्स आर क्रेडिट, तो मैं क्या करूंगा विश्व को मानूंगा क्या। ओके, ऐसा मानूंगा। तो यहां देखिए अब ऐसा है, अब ना एक क्वेश्चन में थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड 60 बोला है, वहां डेटर कलेक्शन होना चाहिए था। ओके, फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड 60, बट वहां ना डेटर कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डेब्ट थोड़ी, अगर मुझे पीरियड पता चलता है कलेक्शन का तभी मैं निकाल सकता हूँ ना डेटर। तो क्वेश्चन में जाइए और वहां लिखिए डेब्ट नहीं डेटर कलेक्शन पीरियड दैट इज 60। ओके, ऐसा लिखिए। अब इसको सॉल्व करिए कैसे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ वो डिवाइड हो जाएगा 365, और यहाँ बन जाएगा डेटर डिवाइड बाय 78 लाख। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेटर इज इक्वल टू 78 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 365 करो, 78 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 365, तो ये आ जाएगा कितना 1282,192। एक बार मैं चेक करता हूँ, मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, क्यों पता नहीं। 1282, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है 1282,192। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं 1282,192, ये क्या है मेरा डेटर आ गया। अब कैश बैलेंसिंग फिगर से निकालो। ओके, बैलेंसिंग फिगर से निकालो, कैसे, इन दोनों को ऐड करो माइनस करो 22 लाख, तो ये आ जाएगा कितना 5,20,008 रुपीज। ओके, ऐसा आ जाएगा। लिखो यहाँ
5,20,008 20,008, हाँ करेक्ट है। इतना आ जाएगा क्या, कैश आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंसेस जो कि बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे। ओके, 11,70,000, 11,70,000, तो यह आ जाएगा 5,46,000 मेरे क्या बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे एक्सपेंसेस। ओके, देखिए इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एक बार में क्वेश्चन चेक, आंसर चेक करता हूँ करेक्ट है या फिर नहीं। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, करंट असेट में ना रॉ मटेरियल भी डाला है। अब नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, इतना कुछ बात नहीं है, क्योंकि करंट असेट हमारी टोटल करेक्ट आ चुकी है। तो यहाँ अगर आप अदर करंट असेट भी डालते हो तो भी चल जाएगा, इतना कुछ बात नहीं है। ठीक है, 19-20 का फर्क चलता है, इतना कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया नहीं है, वो भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं क्यों ट्रेडिंग अकाउंट निकालूंगा। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।